देखिए, दुनिया में भारत का परचम लहराने वाली टीम इंडिया अपने वतन वापस लौट आई है। T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ टीम इंडिया भारत लौट आई और भारतीय क्रिकेट टीम की फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट लैंड कर चुकी है। तस्वीरें देखिए आप। एयर इंडिया के विशेष विमान से भारतीय क्रिकेट टीम का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर फैंस जुटे हुए हैं और भारी संख्या में जुटे हुए हैं। भारतीय टीम ग्रेड 4 के तूफान के कारण 3 दिन बारबाडोस में फंसे रहने के बाद अंततः बुधवार को यानी कि ग्रांटली एडम्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विशेष विमान के जरिए दिल्ली के लिए रवाना हुई थी और इस विशेष उड़ान का इंतजाम बीसीसीआई ने किया है। T20 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम को गुरुवार को खुली बस में रोड शो के बाद मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित समारोह में सम्मानित किया जाएगा। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको पहुंचा रहे हैं कि अब भारतीय टीम बारबाडोस में अपना परचम लहराने के बाद T20 मेंस आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम करने के बाद वतन लौट आई है और आज जो उनका कार्यक्रम रहने वाला है वो देखते हुए यही लगता है कि देश में उनके ग्रैंड वेलकम की विशेष तैयारी है। सुबह 11 बजे टीम इंडिया के खिलाड़ी पीएम मोदी से मुलाकात भी करेंगे, जहां पीएम मोदी उन्हें जीत की बधाई देंगे। इससे पहले ही मैच के तुरंत बाद पीएम मोदी ने वीडियो जारी करके भी बधाई दी थी, फोन पर बात करके भी बधाई दी थी और अब पीएम मोदी मुलाकात करके भी खिलाड़ियों को बधाई देंगे। ये विराट कोहली की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम दिग्गज खिलाड़ी आज अपने वतन लौट आए हैं। सूर्य कुमार यादव को आपने वहां देखा तो कहीं ना कहीं आज जनता में भी इस बात को लेकर उत्साह है और इसीलिए भारी संख्या में फैंस जो है वो वहां पर नजर आ रहे हैं। बस में सवार होकर टीम इंडिया के खिलाड़ी अब अपने अगले कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए हैं। आज वतन वापसी हुई है भारतीय टीम के खिलाड़ियों की। और देखिए, दुनिया में भारत का परचम लहराने वाली टीम इंडिया अब अपने वतन लौट आई है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं और T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ टीम इंडिया भारत लौटी है तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। भारतीय क्रिकेट टीम की फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट लैंड कर चुकी है और ये सीधा तस्वीरें एयरपोर्ट की बाहर की निकलकर सामने आ रही है, जहां पर तमाम खिलाड़ी आपको नजर आ रहे होंगे। फिर विराट कोहली की मैं बात करूं, सूर्य कुमार यादव की मैं बात करूं, ये खिलाड़ी तो वहां पर नजर आ रहे हैं। सारे खिलाड़ी मौजूद हैं और बस में सवार होकर अपने अगले कार्यक्रम के लिए रवाना हो चुके हैं। तो हमने जो केक प्रिपेयर करा है टीम ऑफ शेफ्स एट आईटीसी मौर्या ने, ये टीम की जर्सी के कलर में आप नोटिस करेंगे और इसका जो हाईलाइट है वो हाईलाइट ये ट्रॉफी है। देखने में ये एक्चुअल ट्रॉफी लगेगी बट दिस इज मेड आउट ऑफ चॉकलेट। हमारी एक्सपर्टीज इंग्रेडिएंट्स की रहती है तो हमने एक ट्रिब्यूट पे करने के लिए हमारी टीम को, टीम इंडिया को, हमने ये ट्रॉफी आउट ऑफ चॉकलेट बनाई है। सो दिस इज़ द हाईलाइट। ये हमारा केक है टू वेलकम द विनिंग टीम टू द चैंपियंस। दिस इज व्हाट वी हैव डन। और देखिए, फैंस में खासा उत्साह देखा जा रहा है। एयरपोर्ट पर ये तमाम स्वागत के इंतजाम उन्होंने किए हैं। अभी अभी जिस फैन की आपने सुना वो कह रहे थे कि उन्होंने केक बनाया हुआ है और वो भी ट्राई कलर केक रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं फैंस में अपना ही उत्साह है अपने खिलाड़ियों को लेकर, क्योंकि इस बार खिलाड़ियों ने उनको T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत कर दिया है। तो ये देश के लिए गौरव का पल है और आज जहां खिलाड़ी वापस लौट आए हैं तो फैंस भी वहां भारी संख्या में मौजूद है। तमाम कार्यक्रम भी आज रहने वाले हैं। भारतीय टीम के T20 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम को खुली बस में रोड शो के बाद मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित समारोह में सम्मानित भी किया जाएगा और उससे पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों से मिलकर उन्हें बधाई भी देने वाले हैं। तो वहीं देखिए, देश के उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को 7 दिन में दूसरी बार अस्पताल में भर्ती किया गया है। स्वास्थ्य को लेकर कुछ दिक्कत महसूस होने के कारण उन्हें बुधवार रात 9 बजे दिल्ली के अपोलो अस्पताल लाया गया। वो फिलहाल डॉक्टर विनीत सूरी के ऑब्जर्वेशन में हैं और उनकी तबीयत स्थिर है। इससे पहले भी 26 जून को उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया था और इस दौरान उन्हें यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया था। डॉक्टर्स ने बताया था आडवाणी का एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ है और इसके बाद अगले ही दिन उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन उनकी तबीयत फिर से बिगड़ी और उसके बाद उन्हें अब अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाया गया और 7 दिन में ये दूसरी बार अस्पताल में भर्ती करवाने की नौबत आई है लाल कृष्ण आडवाणी को। हालांकि अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
और देखिए, स्वास्थ्य को लेकर कुछ दिक्कत महसूस होने के कारण उन्हें बुधवार रात 9 बजे दिल्ली के अपोलो अस्पताल लाया गया था और फिलहाल वो डॉक्टर विनीत सूरी के ऑब्जर्वेशन में है, जिन्होंने बताया है कि उनकी तबीयत अभी स्थिर है। तो वहीं देखिए, अगली खबर, बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन रहने वाला है। आज सदन में बजट पर चर्चा होगी और साथ ही साथ ध्यान आकर्षण में उठेंगे कई मुद्दे। विपक्ष उठाएगा लाडली बहना की राशि बढ़ाने जैसे मुद्दे और वृद्धावस्था पेंशन को लेकर भी ध्यान आकर्षण किया जाएगा। तरालस याचिकाएं होंगी प्रस्तुत। तो कहीं ना कहीं अब जब बजट पेश हो चुका है, हालांकि बजट वाला दिन भी हंगामेदार रखा विपक्ष ने, लेकिन अब उसके अगले दिन ये आसार जताए जा रहे हैं कि आज सदन में बजट पर चर्चा होगी। आज विधानसभा सत्र का चौथा दिन है और ध्यान आकर्षण में उठेंगे कई सारे मुद्दे। विपक्ष उठाएगा साथ ही साथ लाडली बहना की राशि बढ़ाने जैसे मुद्दे भी। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ रुक कर लेती हूं। मेरे सहयोगी सूरज तिवारी जुड़ गए मेरे साथ। सूरज, आज विधानसभा सत्र का चौथा दिन है और साथ ही साथ बजट पेश होने के जस्ट अगला दिन भी है, तो इसमें क्या कुछ खास बातें रहने वाली है? देखिए, निश्चित तौर पर अंजलि, आज मध्य प्रदेश का जो विधानसभा सत्र चल रहा है उसका चौथा दिन है। कल बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विपक्ष के हंगामे के बीच बजट पेश किया। उसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया था। आज एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। उसके बाद पहले मुख्यमंत्री, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो बजट पर अपनी बात रखेंगे। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, सत्ता पक्ष के जितने भी मंत्री हैं वो बजट पर अपनी राय रखेंगे, बात करेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं इस बीच नरसिंह घोटाले को लेकर एक बार फिर से विपक्ष जो है मुखर हो सकता है, हंगामा कर सकता है। तो कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पे चर्चा भी होनी है। जैसे आपने बताया कि लाडली बहना हो, लाडली बहना की विपक्ष लगातार 3,000 रुपए करने की मांग कर रहा है, लेकिन बजट में 1,250 रुपए जो मिलता है वही है। और अन्य मुद्दे हैं। खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बजट आने के बाद ट्वीट भी किया है कि ये जो मुख्यमंत्री मोहन यादव का पहला बजट है, ये जनता से विश्वासघात वाला बजट है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से चौथा दिन है, पिछले 3 दिन आपने देखा लगातार हंगामा देखने को मिला विधानसभा सत्र में। एक बार फिर से कहीं ना कहीं आज भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है विपक्ष उठा रहा है वो नरसिंह घोटाला का, और जो कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग है मोहन सरकार में, उनको घेरने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, तो उनको आज घेरने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके इस्तीफे की मांग भी कर रहा है विपक्ष। विपक्ष नरसिंह घोटाले को लेकर जमकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सूरज आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, आज रायपुर में सीएम साय का दूसरा जनदर्शन कार्यक्रम रहने वाला है। प्रदेश भर से आए लोगों से सीधा संवाद करेंगे सीएम। जनदर्शन में समस्याओं से संबंधित आवेदन भी लेंगे और पिछले जनदर्शन में बड़ी संख्या में पहुंची थी आम जनता, तो इस बार भी यही आसार जताए जा रहे हैं कि इस बार भी भारी संख्या देखने को मिल सकती है। पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ 1500 से ज्यादा आवेदन आए थे और इस बार देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जनता कितनी तादाद में पहुंचती है सीएम से सीधा संवाद करने के लिए। सीएम साय का दूसरा जनदर्शन कार्यक्रम आज रहने वाला है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हर गुरुवार को अब छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय जनदर्शन कार्यक्रम रखेंगे और प्रदेश भर से आए लोगों से सीधा संवाद भी करेंगे। क्या कुछ रहने वाला है खास, आज जान लेते। मेरे सहयोगी खोमन साहू जुड़ गए मेरे साथ रायपुर से। खोमन, हमने देखा था कि जनदर्शन कार्यक्रम कहीं ना कहीं सफल रहा पहले ही दिन, पहले ही गुरुवार, तो आज जहां दूसरा गुरुवार है तो क्या कुछ खास रह सकता है इसमें? देखिए, बहुत कुछ खास रहने वाला है क्योंकि प्रदेश के मुखिया से मिलने के लिए पूरे प्रदेश भर से लोग आज राजधानी रायपुर पहुंचने वाले हैं जी। उनके स्वागत के लिए सीएम हाउस भी तैयार है। अलग अलग तरीके से तैयारी भी की गई है। पिछले दिनों आपने देखा था जब जनदर्शन हुआ था पिछले सप्ताह, तो 1500 से ज्यादा आवेदन आए थे। क्या बुजुर्ग, क्या युवा, क्या बच्चे, तमाम लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे और मुख्यमंत्री ने भी जो उनके आशा के अनुरूप ही काम किया था। त्वरित जो है उनके आवेदन थे उस पर निराकरण करने का काम किया था। तमाम जो अधिकारी हैं अलग अलग विभागों के, वो सीएम के साथ ही बैठते हैं। जैसे ही आवेदन आता है उसके बाद तुरंत ही निराकरण हो जाता है। तो समझा जा सकता है कि लोगों की उम्मीद कितनी है विष्णु सरकार से, और यही कारण है कि तमाम लोग लगातार पहुंचते हैं। पिछली बार आपने देखा था कृषि से संबंधित, इसके अलावा अलग अलग विभागों से संबंधित लोग जो आवेदन लेकर पहुंचे थे, तुरंत ही विष्णुदेव साय ने निराकरण किया था। इस बार भी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत सारे लोग भी पहुंचने वाले हैं। हालांकि आज रुक रुक कर
राजधानी रायपुर में अंजलि बारिश हो रही है और पिछले बार की तरह इस बार भी बहुत सारे लोग अपनी उम्मीदों को लेकर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल जी, जनता से सीधा संवाद होता है, इसीलिए सीएम कहीं ना कहीं तुरंत निराकरण भी कर पाते हैं उनकी समस्याओं का। आज से फिर शुरू होगा बीजेपी का सहयोग केंद्र। आम जनता और कार्यकर्ताओं की सुनी जाएंगी समस्याएं। इसके जरिए अलग अलग दिन मंत्री रहेंगे सहयोग केंद्र में मौजूद। बीजेपी कार्यालय में आयोजित होगा सहयोग केंद्र। दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक समस्याओं की होगी सुनवाई और हर एक दिन विशेष मंत्री को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। आज मंत्री लखनलाल देवांगन रहेंगे मौजूद। वहीं 5 जुलाई को मंत्री दयाल दास बघेल सुनेंगे समस्या। 8 जुलाई की मैं बात करूं तो उप मुख्यमंत्री अरुण साव रहेंगे मौजूद समस्याएं सुनने के लिए। तो सहयोग केंद्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है और आम जनता और कार्यकर्ताओं की इसके जरिए समस्या सुनी जाएगी। मेरे सहयोगी खोमन साहू का रुख करना चाहूंगी, लगातार बने हुए मेरे साथ। खोमन, हम बात कर रहे थे कि जन दर्शन कार्यक्रम जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए बेहद खास हो जाता है और ऐसे ही अब बीजेपी का सहयोग केंद्र भी शुरू होने जा रहा है। किस तरीके से ये भी काम करेगा? देखिए, बहुत काम करने वाला है क्योंकि प्रदेश भर की जनता अपनी अपनी समस्याओं को लेकर सीधे तौर पर सरकार के मंत्री से बात करने वाली है और जब मंत्री निर्देशित करता है किसी चीज को लेकर तो उसका पूरा काम होता है। और यही कारण है कि विष्णु सरकार ने मंत्री के साथ साथ खुद विष्णु सरकार ने ये जिम्मेदारी उठाई कि आम जनता से सीधा संवाद कैसे स्थापित किया जाए, उनसे फीडबैक कैसे लिया जाए, क्योंकि आम जनता ही सरकार बनाती है अंजलि। ऐसे में आम जनता से सरकार चाहती सीधा जुड़ाव हो, उनकी समस्या को सीधा हल किया जा सके, ताकि आने वाले दिनों में कैसे सरकार और आम जनता के बीच जो है समन्वय स्थापित हो। और अलग अलग तरीके से कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि विष्णु सरकार ये चाहती कि कोई भी व्यक्ति जो है समस्या से ना जूझे, समस्या का निराकरण हो। यही कारण है कि मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे अन्य लोग हो, लगातार आम जनता से मिल रहे हैं और दूसरी तरफ ये करते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार ने जो काम काज किया है 6 महीने में उसका फीडबैक लेते भी नजर आ रहे हैं। और किस तरीके से जब आम जनता सरकार के बीच पहुंचती है, मंत्री के बीच पहुंचती है अंजलि, तो सुझाव भी देती है कि किस तरीके से कार्य सरकार को करना चाहिए। और यही कारण है एक तरीके से जनता की समस्याओं का तो निराकरण किया ही जा रहा है, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है तो कहीं ना कहीं ये जो सहयोग केंद्र है वो कार्यकर्ताओं की समस्याओं का भी निराकरण करने में अहम भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खोमन तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, नारायणपुर में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी सफलता लगी है। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में 5 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं और इन नक्सलियों से हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया है। इस पूरे मामले पर अपडेट क्या है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नक्सलियों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की रणनीति साफ नजर आ रही है। सूबे की साय सरकार नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है, जिसके चलते मंगलवार को नारायणपुर से भी 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई थी। नारायणपुर मुठभेड़ को लेकर बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने अपडेट दिया है। आईजी सुंदरराज पी ने बताया है कि अबूझमाड़ के घमंडी इलाके में चल रही मुठभेड़ में अब तक 5 पुरुष माओवादियों के शव बरामद हो चुके हैं। आईजी ने नक्सलियों के कंपनी नंबर 1 के लड़ाकों से मुठभेड़ की संभावना जताई है। जिला नारायणपुर के कोकामेटा, इरकबट्टी, मोहंती, सोनपुर इत्यादि जगह से डीआरजी, एसटीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ के संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान दिनांक 2 जुलाई को सुबह से लेकर लगातार सुरक्षा बल या माओवादियों के बीच में अबूझमाड़ की गमंडी और हितलवार इलाका में कई बार मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के पश्चात इलाका का सर्चिंग के दौरान कुल 5 माओवादियों का डेड बॉडी बरामद की गए थे। सभी 5 पुरुष माओवादी हैं। नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए छत्तीसगढ़ की साय सरकार कई ठोस कदम उठा रही है, जिसके चलते पिछले 6 महीनों में अब तक अलग अलग मुठभेड़ों में 136 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया और ये आंकड़ा सुरक्षा बल और सरकार दोनों के लिए काफी बड़ा है। मुठभेड़ के बाद हुए सर्चिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। मुठभेड़ के बाद 1 नग 303 राइफल, 3 नग 315 बोर राइफल, BGL लॉन्चर सहित भारी मात्रा में हथियार और अन्य नक्सली सामग्री बरामद हुई। आईजी ने बताया कि 136 माओवादियों के मारे जाने के साथ साथ 482 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है और 453 माओवादियों ने सरेंडर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।